चलिए साथियों, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ दिया गया है छठा अध्याय, और छठे अध्याय का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। साथियों, अगर आप सभी अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक में देखोगे तो शायद यह चैप्टर स्किप ही मिलेगा। अगर जिनकी पुस्तक में यह चैप्टर दिया गया है तो वह जो है लाइन टू लाइन देखते रहेंगे, और जिनके पुस्तक में यह चैप्टर नहीं दिया गया है वह जो है चीजों को नोट करते चलेंगे या समझते चलेंगे। और मैंने कहा जो चीज जितना जरूरी होगा वह मैं आपके लिए कैसे भी करके लाता रहूंगा। और बच्चा, सबसे पहले आपको जो है मेंस के लिए एक क्वेश्चन जो है यहीं से लिखना है, और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण और नीतियों ने किस तरह से भारत के सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित किया। यानी कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण और नीतियों ने किस प्रकार से भारत के सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित किया, इसी को जो है आप सभी को लिखना है। और बच्चों, इसका उत्तर जो है आप 50 शब्द में भी दे सकते हो, इसका उत्तर जो है आप 100 शब्द में भी दे सकते हो, इसका उत्तर आप चाहे तो 200, 300, 400, 500 जितने भी शब्द में देना चाहो आप सभी जो है लिख कर जो है कमेंट बॉक्स में दे देना, और इधर से जो है मैं चेक करके बता दूंगा। इतनी सुविधा जो है आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आप जो है लाखों लाखों रुपए दोगे, कई हजार रुपए दोगे तो ऑफलाइन से जुड़ोगे, तब जो है ऐसी सुविधा आपको मिल पाएगी। और आप जो है कमेंट में पिन कर देते हो, कमेंट में दे देते हो, तो आपका जो है यूं ही चेक कर दिया जाएगा। तो भैया यहाँ आप देख सकते हो कि तमाम प्रकार के जहाजों वगैरह के द्वारा कैसे कैसे जो है उद्योग वगैरह प्रभावित हो रहा है, कैसे कैसे जो है चीजों को ले जाया जा रहा है, ले आया जा रहा है। तो बच्चा यहाँ आप देखोगे, यहाँ सूती वस्त्र आपके सामने दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग देखो बच्चा कि भारतीय कपड़ा और विश्व बाजार। यानी कि भारतीय कपड़े की जो है विश्व बाजार में किस तरह से डिमांड थी और किस तरह से धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है, इन्हीं सब चीजों को जो है इस टॉपिक में, इस अध्याय में पढ़ने, जानने, समझने वाले हैं। और यहीं से आप अगर देखोगे तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो भी लगभग लगभग पूरी तरह से हल हो जाएगा। आप देखोगे भैया 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। 1680 के दशक तक आप देखोगे कि यूरोप वगैरह में जो है भारतीय छापेदार सूती वस्त्रों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये आप देख सकते हो कि यूरोप, इंग्लैंड के बाजारों वगैरह में सूती कपड़ा जो है अपना प्रभाव जमा रहा था। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े एक अलग ही रुतबा रखते थे। भैया इसमें अच्छी अच्छी डिजाइन, फूल पत्तियां वगैरह बनी हुई थी, और इसकी कीमत भी जो है सस्ती थी। और जब सस्ती थी भैया तो इसका जो है अलग ही रुतबा था, इसका जो है अलग ही ब्रांड बना था, इसका अलग ही नाम था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं, खुद महारानी भी जो है भारत के बने परिधान कपड़ा वगैरह पहनती थी। आम लोग ही नहीं, वहां की जो महारानी वगैरह थी वो भी जो है भारत के बने परिधान कपड़े वगैरह पहनती थी। ये आप देख सकते हो कि महारानी भी जो है भारतीय कपड़े से बने परिधान वगैरह पहनती थी, भारतीय कपड़े को महत्व देती थी। लेकिन अब आगे क्या होगा कि भारतीय कपड़ा जो है अपना रुतबा खोता चला जाएगा, तो उन्हें सब चीजों को बच्चा हम लोग आगे देखने वाले हैं, हम लोग आगे समझने वाले हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बच्चा यहाँ आप देखोगे कि बुनाई के जो है तमाम कई टाइप हैं, इनको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि पटोला बुनाई है, यहाँ आप देखोगे बच्चा कि जामदानी बुनाई है, यहाँ आप देखोगे कि बंडाना डिजाइन है, और यहाँ भी देखोगे कि तमाम प्रकार के डिजाइन वगैरह आपके सन्मुख दिख रहे होंगे। तो हमें यह जानना है कि आखिर पटोला बुनाई जो है उस समय कहाँ चल रहा था। फिर हमें जामदानी बुनाई उस समय कहाँ पर हो रही थी, इसको जानना है। फिर बंडाना शैली वगैरह जो है कहाँ प्रचलित थी, किस एरिया में प्रचलित थी, इसको हमें जानना है। अगर ये जान लेते हैं तो हो सकता है कभी यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछ ले, और जब पूछ लेगा तो मजा ही मजा आ जाएगा, एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा, हमें जो है बहुत ज्यादा मगजमारी वगैरह भी नहीं करना पड़ेगा।
तो चीजों को जो है इस प्रकार से देखने का, समझने का आप सभी प्रयास किया करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा समय मैं इस पर नहीं लूंगा, इसे जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करूंगा। तो भैया आप देखोगे बंडाना शैली, बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। तो बंडाना शैली आप देखोगे कि राजस्थान है और गुजरात में बंडाना शैली के कपड़े बनाए जा रहे हैं। याद हो गया कि नहीं? बोलो 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 जल्दी, याद हुआ कि नहीं? बंडाना, बंडाना शैली के कपड़े राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। याद हो गया होगा। फिर भैया आप देखोगे बंगाल स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, यानी कि ढाका और संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में देखोगे तो यहां आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, और लखनऊ देखोगे तो जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। लखनऊ को देखोगे तो यही सब मिला के जो है जामदानी बुनाई के प्रमुख केंद्र थे। कौन था? ढाका था। संयुक्त प्रांत यानी कि संयुक्त प्रांत में लखनऊ देखोगे तो ये जामदानी बुनाई के लिए भैया प्रसिद्ध थे। समझ में आ गई होगी बात। अब यहां हम लोग देखने वाले हैं पटोला, पटोला। लेकिन उसके पहले ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था बच्चा। अब उसके बाद हम देखेंगे पटोला। आप सभी ने गांव वगैरह में सुना होगा, जब महिलाएं सज संवर के निकलती हैं तो उनके पतियों द्वारा कहा जाता है कि आज तो तुम पटोला लग रही हो, आज तो तुम उड़न खटोला लग रही हो। तो पटोला और उड़न खटोला किस क्षेत्र में इसकी बुनाई वगैरह हो रही है, इसको देख लेते हैं। तो पटोला भैया सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। पटोला बुनाई आप देखोगे सूरत हो गया, इधर अहमदाबाद हो गया और पाटन में जो है होता था। इतना समझने में आप सभी को कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जब इतना आप समझ लेते हो बच्चा तो आगे जो है हम लोग बढ़ चलते हैं। यहां भैया देखोगे कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा किस तरह से पतन की ओर जा रहा है, उसी को यहाँ पढ़ना है, उसी को यहाँ जानना है, उसी को यहाँ समझना है। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। यानी कि यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़ा अपना पूरी तरह से प्रभुत्व बना चुका था, पूरी तरह से अपना रुतबा जमा चुका था। और ऐसे में जो है इससे कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ लोग जो है प्रभावी होंगे, क्योंकि भारत का ही कपड़ा वहां जो है पूरी तरह से जगह रुकाए हुए है, पूरी तरह से बिक रहा है। तो वहां के लोग जो है ऊन वगैरह, जो रेशम वगैरह की कताई वगैरह कर रहे हैं, है ना, रेशम निर्माता हो गए और ऊन वाले हो गए, तो ये सब परेशान हो गए कि भैया हमारा तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमारा तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, और सब लोग जो है भारत का कपड़ा खरीद रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग जो है विरोध करेंगे, और जब विरोध करेंगे तो इसी दबाव में आप देखोगे कि 1720 में जो है ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए जो है एक कानून पारित कर दिया। अब जब कानून पारित कर दिया तो इसका नाम हो गया कैलियो अधिनियम। क्या भैया? छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिया, तो इसी को जो है क्या नाम दिया गया? कैलियो अधिनियम, है ना। इसी को नाम दिया गया कैलियो अधिनियम। और इससे आप देखोगे अब भारत के कपड़े पर काफी प्रभाव पड़ेगा, और वह प्रभाव जो है इस प्रकार से आप देख सकते हो कि भारतीय कपड़े का किस तरह से पतन होगा, वही चीज हम लोग जानने वाले हैं। तो कैलियो अधिनियम वगैरह आप सभी जान लेना, और कैसे कैसे जो है ब्रिटेन वाले विरोध करते हैं तो भारतीय कपड़े का जो है पतन वगैरह होने लगेगा और कैलियो अधिनियम वगैरह आएगा। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। यानी कि वहां भी जो है कपड़ा उद्योग वगैरह शुरू हो गया, वहां के लोग भी जो है इस तरह के चीजों वगैरह को मशीन द्वारा बनाने लगे, और फिर आप देखोगे कि कई तरह से भारत के कपड़े पर असर पड़ता है। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, यानी कि कंपटीशन करना पड़ता था। जैसे आप पढ़ रहे हो और आपकी जो है परीक्षा होगी, और परीक्षा में जो है बहुत सारे लोगों से जो है लड़ झगड़ के जो है आपको एक नौकरी
प्राप्त करनी होगी। तो उसी प्रकार से देखोगे भैया कि अब जो है भारतीय कपड़े को वहां के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग का विकास हो चुका है। और जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग का विकास हो गया है, तो ऐसे में जो है अब भारत के कपड़ों को जद्दोजहद करना पड़ेगा, तब जाके जो है वहां अपना स्थान बना पाएगा। लेकिन आगे की कहानी क्या होती है कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था। पहले आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। दूसरी बात बच्चा आप क्या देखोगे कि वहां के लोगों ने जो है ना, ब्रिटिश सरकार ने जो है क्या किया कि भारत से जितने भी कपड़े वहां जा रहे हैं उन पर जो है बहुत ज्यादा सीमा शुल्क लगा दिया। अब आप देखोगे कि भारत से जो कपड़ा जा रहा है उस पर सीमा शुल्क भी लगा हुआ है, तो ऐसे में वहां के बाजारों में भारत का कपड़ा महंगा हो जाएगा, और जब महंगा हो जाएगा तो उसे खरीदने वाले लोग अपने आप ही कम हो जाएंगे, और इस तरह से भी जो है भारत के कपड़े का पतन हो जाएगा। क्योंकि अगर वहां महंगा मिलेगा और उससे अच्छा जो है आपको सस्ते दाम में मिल रहा है, तो सबसे पहले सस्ता खरीदने लोग जाएंगे, ना कि महंगा। तो ऐसे में आप देखोगे भारत का वस्त्र उद्योग वगैरह, भारत का सूती वस्त्र वगैरह जो है प्रभावित होता है, और उसका जो है इस प्रकार से पतन हो रहा है। इसी सब चीजों को जो है आप, जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन बताया था, आप सभी इसका यूज, इसका उपयोग वगैरह कर सकते हो। आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे यहां दिया गया है औरंग। क्या दिया गया है? औरंग। अब औरंग से यहां उस चुट्टे औरंगजेब के बारे में मत जानने जाना। यहाँ औरंग का मतलब है कि फारसी भाषा में गोदाम को जो है औरंग कहा जाता है। यहाँ गोदाम की बात की जा रही है, ना कि वो जो चुट्टा आदमी था औरंगजेब उसकी। तो यही बात जो है यहाँ आपको एक लाइन जानना था। फिर भैया आप देखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है, और उसके दौरान महात्मा गांधी जी कहते हैं कि खुद जो है चरखे से सूत काटो, और जो है अपना खुद का चीज बनाओ, अपना खुद का कपड़ा बनाओ और उसी को पहनो। और जो ये यूरोपीय लोग हैं इनका कपड़ा वगैरह आप सभी इसका बहिष्कार करो, और जब इनका बहिष्कार हो जाएगा, इनके कपड़े वगैरह का बहिष्कार हो जाएगा, तो इनकी ताकत, इनका पावर वगैरह जो है अपने आप ही घटने लगेगा। यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था पर भारतीयों को वार करना पड़ेगा, और जब भारतीय इनकी अर्थव्यवस्था पर वार करेंगे तो इनका बहुत सारा नुकसान होगा, और जब नुकसान होगा तो ये अपने आप ही जो है छोड़कर देश को जाने के लिए बाधित हो जाएंगे। भैया आप देखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी भी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वे जो है बाहरी कपड़े का बहिष्कार करें, यानी कि बाहरी कपड़े का परित्याग करें, और हाथ से ही कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने, यानी कि खुद कपड़ा बनाएं, खुद पहने, और इससे जो है देश का भला ही भला होगा। इस तरह खादी जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली जा रही थी। खादी जो है राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली जा रही थी, और आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे तक जो है चरखा पहुंच जाता है, और वह किस प्रकार से पहुंचता है इसको भी जानना चाहिए। यहां देखोगे बच्चा कि चरखा भारत की पहचान बन गया है ना। एक आपने सुना होगा, याद नहीं आ रहा है, अभी याद आता है तो मैं सुनाऊंगा। आप देखोगे कि चरखा भारत की पहचान बन गया, और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दे दी गई। आपने सुना होगा कि भारत की आन बान और शान हो गए, रहते हुए जमी पे आसमान हो गए। सौभाग्य देखिए कि मात्र व्यक्तिगत नहीं, गांधी हमारे देश की पहचान बन गए। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे तिरंगे में बीच वाली पट्टी पर चरखा पहुंच जाता है। और इसे जो है आप सभी नोट रखे रहना कि 1931 को क्या हो रहा है। तो 1931 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे पर जो है चरखा पहुंच रहा है। अभी आपने पिट वगैरह का पेपर देखा होगा, तो उसमें पूछ लिया गया था कि गांधी जी ने जो है धोती बांधना कब से शुरू किया था। तो उसी प्रकार से हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग वगैरह खराब हो जाए और क्वेश्चन बना दे।
फिर आप देखोगे भैया भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है 1854 में बंबई में स्थापित हुई, तो इसे भी जो है आप नोट कर सकते हो।